हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल दिशा ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्रेट फिलोसफर, ग्रेट स्टेटमैन, विद्वान, नॉलेज के धनी, राष्ट्र के प्रणेता, महान राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, विचारक, लेखक, अखंड भारत के निर्माता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य जी के जीवन के बारे में। उनकी बायोग्राफी पर आज हम बात करने वाले हैं। आशा करता हूँ आप सब बड़े ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे और अपने जीवन में उनके विचारों को, उनके दर्शन को धारण करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इन्होंने दुनिया को सर्वप्रथम गवर्नमेंट मॉडल दिया था जो आज दुनिया में फॉलो हो रहा है, और दुनिया कहती है भारत ने दुनिया को क्या दिया है। उसे आज से 2300 साल पहले आचार्य चाणक्य जी ने स्थापित किया था। जब दुनिया को ढंग से कपड़े पहनने नहीं आते थे, उन्होंने बताया था कि सरकार कैसे चलाई जाती है तथा इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल की उन्होंने स्थापना कर दी और अपने अर्थशास्त्र में बताया कि कैसे कोई गवर्नमेंट चलानी होती है। लेकिन आज केवल चाणक्य जी के नाम तक लोग सीमित रह गए, उनकी नीतियों को कोई फॉलो नहीं करता है, क्योंकि हमें तो उधार के संविधान से देश चलाना है। सुन लो देशवासियों, उधार की चीज़ों से कभी भी किसी देश की प्रजा और नागरिक स्वाभिमानी नहीं हो सकते। चाणक्य जी ने हमें दुनिया की सबसे बेहतरीन कानून व्यवस्था, बेहतरीन अर्थशास्त्र, उत्तम स्तर की गुप्तचर नीति, पहला लिखित संविधान और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू रूल ओवर द इंडिया, ये आचार्य चाणक्य जी ने दिया था। ऐसे महान पुरुष के विचारों को, उनके ग्रंथों को हर युवा को अध्ययन करना होगा, तभी जा कर के हम एक आदर्श भारत का निर्माण कर सकते हैं। चाणक्य जी देश की स्थिति तथा अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करते थे और इसी के संबंध में धनानंद की सभा में अपना प्रस्ताव रखने के लिए जाते हैं। परंतु वो देखते हैं कि धनानंद तो भोग और विलास और नृत्य में मगन है। चाणक्य जी का दिमाग खराब हो जाता है। वो धनानंद से कहते हैं कि देश पर विदेशी आक्रांताओं का खतरा मंडरा रहा है और राजन, आपको परवाह तक नहीं है। यह सुनकर धनानंद को गुस्सा आता है। वह चाणक्य जी को क्रूर ब्राह्मण और कि तू हमें राजनीति सिखाएगा, यह कहकर के उनको धक्का देकर बाहर निकाल देता है। तब चाणक्य जी प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा जब तक तुम्हारे साम्राज्य को उखाड़ कर न फेंक दूं। इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए चाणक्य जी एक बच्चे की खोज में निकलते हैं ताकि उसे राजा बनाकर धनानंद को हराया जा सके। एक बार वो एक नगर से जा रहे थे तो देखते हैं एक लड़का एक नाटक में बहुत अच्छे से राजा का रोल कर रहा होता है। वहाँ वो पता लगाते हैं कि वो बालक कौन है, तो पता चलता है वह चंद्रगुप्त है, जो कि एक लो कम्युनिटी से था। ध्यान से सुनना दोस्तों, आज भारत पर, भारतीय सनातनियों पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने छोटी जातियों के साथ दुर्व्यवहार किया, और यहाँ पर एक ब्राह्मण एक लो कम्युनिटी के बच्चे को राजा बनाने की प्रतिज्ञा ले लेता है। चाणक्य जी कहते हैं
कि इसे मैं राजा बनाऊंगा, जबकि भारत को तोड़ने वाले लोग ब्राह्मणों को लो कम्युनिटी के खिलाफ भड़काते हैं। खैर, सही मायने में तो चाणक्य जी के भारत में जाति व्यवस्था के नाम की कोई चीज़ थी नहीं। आचार्य चाणक्य के भारत में जाति व्यवस्था के लिए कोई जगह नहीं थी। हाँ, उस समय वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें कोई भी अपने कर्म के अनुसार ब्राह्मण हो सकता था या क्षत्रिय हो सकता था, या जाति व्यवस्था, यह जाति व्यवस्था तो मुगलों ने बनाई थी ताकि सनातन धर्म को खंडित करने के लिए बाद में अंग्रेजों ने इसे लीगल वेपन की तरह इस्तेमाल किया। भारत को तोड़ने के लिए वो बार बार इस धारणा को भारतीय समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। खैर दोस्तों, आज हम चाणक्य जी के द्वारा किए गए महान कार्य और उन्होंने उस समय भारत के लिए, भारत को जोड़ने के लिए, भारत की यूनिटी के लिए जो कार्य किया था, उस पर बात कर रहे हैं। चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले जाते हैं चाणक्य जी और उसे राजनीति, मिलिट्री ट्रेनिंग, हाउ टू रूल, युद्ध कला, शिक्षा पूरी करने के बाद चाणक्य जी उसे एक सूरवीर योद्धा बना देते हैं। और फिर वो अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे राज्यों को अपना मित्र बनाना शुरू करते हैं। कई बार प्रयास के बाद उन्हें सफलता मिलती है। फिर अपनी साम दाम दंड भेद कैसे भी धनानंद को हराने के लिए नीतियों का इस्तेमाल करते हैं और सबसे बड़े साम्राज्य की गद्दी पर चंद्रगुप्त को बिठाते हैं। यहाँ से शुरू होता है अखंड भारत के सपने को पूर्ण करने का कार्य। धीरे धीरे वो सारे भारत के छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन कर लेते हैं और तब बनता है दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, जिसके सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य पूरे भारत को जीतने सारी नीति, कूटनीति, सारा दिमाग, स्ट्रेटजी, प्लानिंग चाणक्य जी का होता है। चंद्रगुप्त उनके शिष्य थे, वो वही करते थे जो चाणक्य जी कहते थे। इन्होंने एक सेंटर पावर सिस्टम बनाया जिससे पूरे भारत को रूल किया जा सके। इन्होंने दुनिया को गवर्नमेंट मॉडल दिया था। आज दुनिया फॉलो कर रही है वह गवर्नमेंट मॉडल आचार्य चाणक्य जी का है। और ये सारी खोज हमारे वेदों से ही है, लेकिन भारतीय समाज, भारत के साइंटिस्ट हमारे वेदों पर रिसर्च करने में कभी रुचि नहीं दिखाते हैं। सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और सत्ता का विकेंद्रीकरण, यह हमें चाणक्य जी ने बताया कि सरकार चलाने के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जितने भी स्तर पर एडमिनिस्ट्रेशन को रखा जाता है, उसको हर कदम पर, हर स्टेप बाय स्टेप उसको डिफाइन किया था अपने अर्थशास्त्र में। इन्होंने अपने अर्थशास्त्र में बताया कि सरकार किस तरह से चलानी है, लेकिन आज केवल चाणक्य जी की बात होती है, पर उनकी नीति और शिक्षाओं को कोई फॉलो नहीं करता, क्योंकि हमें तो उधार के संविधान से देश चलाना है ना। चाणक्य जी ने
हमें दुनिया की सबसे बेहतरीन कानून व्यवस्था, बेहतर अर्थशास्त्र, पहला लिखित संविधान, दुनिया की सबसे पहली मिलिट्री डिफेंस सिस्टम जो सभी कमांडिंग में प्रॉपर था, ये जो देशों की मिलिट्री आज है उसी मॉडल पर आधारित है। चाणक्य जी ने भारत की यूनिटी को कायम रखने के लिए मौर्य साम्राज्य की सबसे बड़ी सेना की आधारशिला रखी थी। दुनिया की सबसे बड़ी सेना उस समय के, जब सिकंदर का दुनिया नाम लेती थी और उसे मानती थी, उसे पूजती थी, उस समय चाणक्य जी ने दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री का निर्माण किया था। आचार्य चाणक्य जी के समय में भारत के पास 20 लाख पैदल सैनिक, 10 लाख अश्वारोही यानी कि 10 लाख घुड़सवार सैनिक, 1 लाख हाथियों की सेना और 1 लाख रथी योद्धा थे। कुल मिलाकर 32 लाख की सेना आचार्य चाणक्य जी के पास थी। और आज भारत की तीनों सेनाओं को मिलाकर भी भारत के पास 13 लाख की सेना है। दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हैं कि आज भारत इतना ज़बरदस्त डेवलपमेंट करने के बाद भी, इतने ज़बरदस्त इनोवेशन और इंटरनेशनल मॉडल होने के बाद भी 13 लाख की सेना को संयोजित करता है। और उस समय में 32 लाख की सेना को क्या विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन, विदाउट संविधान कोई रूल कर सकता है? दोस्तों, आप कभी सोचना इन बातों पर कि हमारी विरासत कितनी महान थी। आज दुनिया में किसी भी देश के पास 32 लाख की सेना नहीं है। एक्टिव मिलिट्री सबसे अधिक चाइना के पास 21 लाख की है, लेकिन हमारे महान भारत के पास उस समय 32 लाख की सेना थी। उसके लिए पेंशन देना, उसके लिए इनकम, उनकी तनख्वाह देना, उनका खाना, भोजन, व्यवस्था, ये सब किस तरह से होता है? विदाउट एनी एडमिनिस्ट्रेशन ये हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आज से 2300 साल पहले इतनी बड़ी सेना की व्यवस्था खड़ी करना, अगर चाणक्य जी चाहते तो पूरी दुनिया को जीत सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे किसी राजा को जीतने में, किसी राजा को विन करने में, किसी राजा पर फतह हासिल करने में जितने भी लोगों को मारा काटा जाता है, कितनी निर्दोष जनता को रौंदा जाता है, इसीलिए उन्होंने कभी भी बाहर जा कर के किसी पर आक्रमण नहीं किया। उन्होंने अपनी सीमाओं को कन्याकुमारी से लेकर अफ़गानिस्तान तक विस्तृत किया था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज पढ़े लिखे लोग भी यह कहते हैं कि भारत तो सांप सपूरों का देश था। हमें तो जीना ही अंग्रेज़ों ने सिखाया है। मेरी आपसे विनती है, आप अपने देश की बुराई ना करें, बल्कि अपने वेदों और अतीत पर गर्व कर फिर से एक अखंड भारत का निर्माण करें। और मुझे लगता है यह बायोग्राफी आपको प्रेरणा देती रहेगी। बंधुओं, इसे शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। भारत के महान राजनीतिज्ञ, भारत की धरोहर, भारत के दार्शनिक आचार्य चाणक्य जी के चरणों में नमन।